Hello, my dear students. I, Amrita Raval, welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. बच्चा लोग आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर किंगडम फंजाई स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, और हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर प्रोटिस्टा पूरा कंप्लीट कर लिया था. कंप्लीट प्रोटिस्टा वी हैव डन. वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद फंजाई. उसके बाद हमारा छोटा सा पोर्शन वायरस और वायरॉइड्स वाला पोर्शन बचेगा. किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे तो हम लोग डिटेल में अलग करते हैं. इसका मतलब कि ये चैप्टर ऑन कंप्लीशन आने वाला है और सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो आज किंगडम फंजाई देखते हैं. किंगडम फंजाई के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किंगडम फंजाई के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, किंगडम फंजाई के अंदर हम बोले कि डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट अस जस्ट बिगिन विद द किंगडम फंजाई नाउ. तो फंजाई सबने देखा भी है और काफ़ी लोगों ने खाया भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मशरूम्स आर एडिबल सम ऑफ देम. ठीक है, तो देयर बाय किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं. दैट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम एनिमेलिया एंड द किंगडम प्लांटे एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा. The reason behind that they are actually placed in somewhat different kingdom. That simply means कि इन ऑर्गेनिजम्स की कोई अलग खास बात है. हाँ, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स प्लांट जैसा कोई कैरेक्टर शेयर करते हों या एनिमल जैसा कोई कैरेक्टर शेयर करते हों, पर ये कम्प्लीटली प्लांट लाइक नहीं है, ये कम्प्लीटली एनिमल लाइक नहीं है, कम्प्लीटली प्रोटिस्ट लाइक नहीं है. इस कारण से किंगडम फंजाई को अलग प्लेस दी गई, अलग जगह दी गई पूरे के पूरे किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई पढ़ना. यहाँ पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो जनरली हम लोग हमेशा यही बात करते हैं सबसे पहले कि हैबिटेट क्या होगा और वो कहाँ रहते होंगे. ठीक है, तो किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कॉस्मोपॉलिटन. मतलब कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन बी फाउंड एनीवेयर वेर एवर द लाइफ इज पॉसिबल. ठीक है, जहाँ भी जिंदगी पॉसिबल है. ठीक है, बस इनको ऑर्गेनिक मैटर दे दो, इनको खाना दे दो. ठीक है, इनको खाना दे दो बाहर से तो ये कहीं भी ग्रो कर जाएंगे. ठीक है, अब खाना कैसे, तो मैं बोल दूंगी ब्रेड अगर बाहर रख दो थोड़े दिन तक तो उस पर भी आप लोगों को फंगस की ग्रोथ मिल सकती है. ऑरेंजेस अगर आपने बाहर रख दी थोड़े दिन के लिए तो और उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में काफ़ी अच्छा मॉइस्चर वगैरह हो, फंगस ग्रो हो सकती है. ठीक है, फंगस जो है मतलब कि नींबू के जो पेक्टेट लेयर्स हैं उनको भी डिजनरेट कर सकती हैं आराम से, नींबू के ऊपर भी ग्रो हो सकती है. ठीक है, फंगस जो है हम बोलेंगे कि किसी पुरानी लकड़ी के दरवाज़ों पे ग्रो हो सकती है, और फंगस किसी पुराने कटे हुए पेड़ की लकड़ियों पे ग्रो हो सकती है. कभी कभी फंगस जो है सॉइल में से भी ग्रो होती हुई दिखती है. ठीक है, तो फंगस बहुत जगह पे ग्रो हो सकती है, जहाँ जहाँ उनको ऑर्गेनिक कंटेंट मिल सकता है वहाँ वहाँ फंगस ग्रो हो सकती है. ये स्लाइम मोल्ड से डिफरेंट है. ठीक है, स्लाइम मोल्ड भी फंगस की तरह नजर आते हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने अलग जगह पर रखा हुआ था, आप सबको याद हो तो. पर फंगस जो है वो अलग होती है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, दैट दे आर गोइंग टू बी कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. दे कैन ग्रो एनीवेयर वेयर द लाइफ इज पॉसिबल. अब बच्चे बोलेंगे कि मैम क्या बॉडी के ऊपर भी फंगस ग्रो हो सकती है, तो डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा फंगस क्या बॉडी के अंदर भी ग्रो हो सकती है? यस. ठीक है, देर आर सम ऑफ द कैंडिडा ईस्ट हम बोल सकते हैं विच कैन ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. दे कैन इवन ग्रो इन द स्टमक. ठीक है, सम ऑफ द कैंडिडा इन्फेक्शंस कैन ऑल्सो कॉज UTIs, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. सम ऑफ द कैंडिडा वी कैन से आर एबल टू एक्चुअली कॉज गैस्ट्राइटिस. स्टमक के अंदर इन्फेक्शन भी पॉसिबल फंगस के द्वारा हो सकता है. तो आप लोग समझ पा रहे हैं दैट फंगस कैन बी एक्चुअली वी कैन से कैन ग्रो एट एनीवेयर वेयर लाइफ इज पॉसिबल. ठीक है, जस्ट सी दैट हाउ द फंजाई इज ग्रोइंग. आर यू ऑल एबल टू सी दैट दे आर अम्ब्रेला लाइक, छाते की तरह नजर आते हैं ये. ठीक है, ये देखो ग्रो होता है तो मतलब छाते की तरह नजर आ रहे हैं. सारे फंजाई ऐसे नजर नहीं आएंगे. ठीक है, लेकिन ये हमने एक प्रकार के लिए हैं जो कि इस प्रकार से जनरली मशरूम्स के डायग्राम्स बनाते हो आप लोग. और जब भी मैंने देखा है पेंटिंग वगैरह करने में, जनरली लड़कियां जो है साइड में एक रेड कलर का व्हाइट डॉट वाला मशरूम जरूर बना देती हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से फंजाई जो है ये बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हैं. अलग अलग कलर्स वेरिएंट हो सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, पर इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. कभी भी आपने ग्रीन कलर की फंजाई नहीं देखी होगी इस प्रकार से, मतलब ग्रीन कलर की उसकी फ्रूटिंग बॉडी हो, ऐसी फंजाई आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, तो फंजाई जो होती है बेसिकली अलग अलग कलर की हो सकती है, लेकिन फंजाई के अंदर पिगमेंट के तौर पर क्लोरोफिल कभी भी प्रेजेंट नहीं होता.
That simply means that fungi is not able to perform photosynthesis. उसकी photosynthesis perform करने की ability नहीं होती है. They are non-photosynthetic because they are devoid of chlorophyll inside their body. Very simple. ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट एक बार रीड करते हैं. That they are heterotrophic, मतलब कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे कि मैंने बोला ऑर्गेनिक कंटेंट दे दो तो फंजाई हर जगह ग्रो सकती है, मतलब कि वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, राइट. वो अपनी बॉडी में अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रही है बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल के कारण वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई जो है वो पैरासाइटिक भी हो सकती है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकती है, सिम्बायोंट भी हो सकती है. ये तीनों वर्ड के मीनिंग शायद आप सबको मालूम है. ठीक है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब कि डिपेंडेंट ऑन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर गोइंग टू बी पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग. ठीक है, जैसे कि रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस हो गए, तो ये क्या हो गए? ये पैथोजेनिक फंगस के कारण हो रहा है. टीनिया, ठीक है, टीनिया सोलियम की बात नहीं हो रही है ना. टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरस. ठीक है, इस प्रकार से टीनिया इन्फेक्शंस को हम लोग रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस बोलते हैं. वो फंगस के द्वारा कॉज इन्फेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिजीज कॉज करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना. ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं. और सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करना, जैसे कि पुरानी लकड़ियों के ऊपर ग्रो करना. ठीक है, कभी कभार तो फंगस इनफैक्ट कॉपरस के ऊपर भी ग्रो जाती है, मतलब कि फीकल मैटर, काउ डंग के ऊपर फंगस ग्रो हो गई. ठीक है, और हम बोलेंगे कि फीकल मैटर के ऊपर फंगस ग्रो हो गई. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज वो ऑर्गेनिक कंटेंट रिच है. और सिम्बायोटिक भी फंगस हो सकती है. ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब कि किसी के साथ में एसोसिएशन में रह रही है लेकिन उसको बेनिफिट दे रही है कुछ और उससे बेनिफिट ले रही है कुछ. ठीक है, सिम्बायोटिक फंगस जो होती हैं काफी सारी प्लांट्स के ऊपर ग्रो होती हैं. ओके, तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई. अब हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी के बारे में. प्लांट बॉडी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें ये समझना है कि प्लांट बॉडी ये प्लांट नहीं है. लेकिन ठीक है, इसमें जब जब भी आपके सामने प्लांट वर्ड आएगा ना, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूजन, क्योंकि कई बार पुराने ऑथर्स जो हैं और कई बार नए ऑथर्स भी जो हैं फंगस के लिए प्लांट शब्द का इस्तेमाल जरूर कर लेते हैं, पर ये प्लांट है नहीं. ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से चेंज करके और इसको मैं पॉइंट को चेंज करके यहाँ पर लिख देती हूँ, द फंजाई बॉडी. ठीक है, द फंजाई बॉडी. ओके, The fungi body can be of different types. कैसी फंगस हो सकती है? तो हम जिससे बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की. किंगडम एनिमेलिया में हम हमेशा बोलते हैं that all the animals are multicellular and no single animal is unicellular. ठीक है, सिमिलरली हम प्रोटिस्टा में बात करते हैं that they are mostly unicellular and they may colonize, ठीक है, together, ताकि वो एकदम बड़े अपीयरेंस में लगे परंतु होते यूनिसेलर हैं. ऐसे ही फंगस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बोलना है फंगस एक्चुअल में यूनिसेलर भी हो सकती है, मल्टीसेलर भी हो सकती है. दोनों पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है. जब यूनिसेलर फंगस है तब वो कुछ इस प्रकार से नजर आती है जो कि हमारे डायग्राम नंबर 1 में नजर आ रहा है, दिस वन. ठीक है, ये है सैक्रोमाइसिस. ठीक है, जो कि हम बोलेंगे ईस्ट का काम करती है. बेकरी प्रोडक्ट्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है सैक्रोमाइसिस का. ठीक है, तो ये यूनिसेलर ईस्ट जैसा हो गया स्ट्रक्चर. सेकेंड देखते हैं हम लोग माइसीलियल. माइसीलियल का मतलब हो जाएगा कि कोई फिलामेंटस टाइप की फंजाई अगर है तो वो कैसी हो सकती है. ठीक है, तो फिलामेंटस फंजाई जो है इसके लिए माइसीलियम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब ये एनलार्ज मास हो जाता है. ये फिलामेंटस में एक्चुअल में फिलामेंटस जो है उसका मतलब हो जाएगा कि सेल्स एक्चुअल में फिलामेंट की तरह ग्रो हो रहे हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि सिंगल सेल्स चिपक के ऐसे बैठे होते हैं कि वो लगता है फिलामेंट, लेकिन वो फिलामेंट है नहीं. ठीक है, तब वहां कंफ्यूजन का पॉइंट है कि क्या हम उनको एक्चुअल में फिलामेंटस बोले कि हम उनको सिंगल स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं यही बोले. हम उनको बोल देंगे फॉल्स अपीयरेंस देने वाले. हमेशा जनरली हम ऐसे करते हैं ना, फॉल्स अपीयरेंस दे रहा है. स्यूडोसिलोमेट्स थे जैसे कि, ठीक है, वैसे ही एस्केलमेंथीज की बात कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पर हो जाएंगे स्यूडोमाइसीलियम. ठीक है, तो स्यूडोमाइसीलियम वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें ये दिख रहे हैं, देखो, जो कि सिंगल सेल्स इस प्रकार से जुड़ के बैठे हैं कि लग रहा है एक माइसीलियम है, पर ये माइसीलियम है नहीं, ये एक फिलामेंट है नहीं, ये एक फॉल्स फिलामेंट है, तो हम बोल देंगे स्यूडोमाइसीलियम. ठीक है, तो ये कौन है? ये वही है हमारे सैक्रोमाइसिस. ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस जो है इस प्रकार से चिपक के भी बैठ सकते हैं कभी कभार और सिंगल सेल की तरह भी वो अपीयर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल में ट्रू माइसीलियम की बात करते हैं तो ट्रू माइसीलियम एक्चुअल फिलामेंट की तरह नजर आता है. वो फिलामेंट ऐसा हो सकता है कभी कभी जो कि फिलामेंट बिल्कुल इलोंगेटेड है बिना किसी पार्टीशन के, एक पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिलामेंट के बीच में पार्टीशन या सेप्टम की प्रेजेंस है.
ठीक है। जैसे कि कैसे इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, प्लांट के स्टेम को अगर देखो, अगर हम लोग बात करें शुगर केन की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं इंटरनोड भी होता है, फिर नोड होता है, फिर इंटरनोड होता है, फिर नोड होता है, इंटरनोड, नोड। इस प्रकार का अपीयरेंस हमें फंजाई में भी देखने को मिल सकता है और हम वहां पर बोलेंगे सेप्टा, मतलब कि पार्टीशन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, ए सेप्टेट मतलब कि पूरी की पूरी एक फिलामेंट है, उसमें कोई पार्टीशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन सेप्टेट भी हो सकती हैं। अब सेप्टेट में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, सेप्टेट के अंदर अगर हर एक पार्टीशन के अंदर हमें एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है तो हम बोल देंगे मोनोकैरियोटिक सेप्टेट। ठीक है, अगर हमें एक सिंगल पार्टीशन के अंदर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक सेक्सुअल स्टेज के अंदर का छोटा सा टाइम आएगा जिसमें कि सेप्टा के अंदर 2 न्यूक्लियस दिख सकते हैं, तो हम बोल देंगे डाइकैरियोटिक। ठीक है, और कई बार फंजाई जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेप्टा पॉसिबल हो सकते हैं, जहां पर जब हम बात करते हैं ए सेप्टेट की, मतलब कि कोई पार्टीशन नहीं है, ऐसे के अंदर एग्जाम्पल हमारे सामने आता है म्यूकर। ठीक है, अगर सेप्टेट है और लेकिन वो मोनोकैरियोटिक सेप्टेट है, ठीक है, तो हम बोल देंगे एगैरिकस। ठीक है, एगैरिकस एडिबल मशरूम होता है। ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया कि डाइकैरियोटिक एक पर्टिकुलर स्टेज ही है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाइकैरियन सिर्फ एक स्टेज ही है, तो उसका कॉमन एग्जाम्पल एगैरिकस फिर से हो गया। ठीक है, ये क्या चीज है, अभी तुम लोग को आगे समझ में आएगी जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तब। और फिर आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड में हमारे पास एग्जाम्पल पेनिसिलियम का। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल्स हुए इनके। ठीक है, तो हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि जो फंगस हो सकती है वो या तो यूनिसेलर हो सकती है या तो फिर मल्टी सेलर। यूनिसेलर के अंदर सिंगल सेल्स हैं, मल्टी सेलर के अंदर हमें 2 पार्ट समझने हैं। एक हो सकती है मल्टी सेलर के अंदर, पहले समझ लो मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक रीड करते हैं स्टेटमेंट। देखो, द फिलामेंट जो कि ये बन रहा है, देखो ये जो फिलामेंट बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। हाइफा सिंगल, हाइफे मल्टीपल। इसका एनलार्ज मास अगर इसका एंटैंगल्ड हो जाए, मतलब कि पूरा गुच्छा बन जाए हाइफे का, ढेर सारे हाइफे हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं माइसीलियम। मैं माइसीलियम का फोटो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और वो ये है। ठीक है, देखो कि हमारे पास में एक फंगस का फोटो दिया हुआ है और इस प्रकार से, जैसे कि हम इमेजिन करें, पॉइंटर ले लेती हूँ, देखो ये एक फंगस है, इमेजिन करो। ठीक है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी हम लोग को नजर आ रही है। ओके, अब देखते हैं कि ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी, और ये दिख रहे हैं मुझे हाइफे। ठीक है, ये मुझे हाइफे दिख रहे हैं, है ना। लेकिन जब हाइफे एक एंटैंगल्ड मास हो गया तब मैं इसको इकट्ठे को क्या बोल सकती हूँ, माइसीलियम, और उसकी मैं बात कर रही हूँ। समझ गए, तो हाइफे फिलामेंट को बोल रहे हैं और एंटैंगल्ड मास अगर हाइफे का ही हो जाए तो उसी को माइसीलियम बोल रहे हैं। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये ग्रुप में है तो माइसीलियम हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम हाइफे की जब बात कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम्स बताया उसकी मैं बात कर रही हूं, तो हाइफे पॉसिबिलिटी कि हाइफे कैन बी सीनोसाइटिक, मतलब कि कोई सेप्टा नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस है, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, जिसमें कि कोई सेप्टा नहीं है, कोई सेप्टा, कोई पार्टीशन नहीं है, और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ऐसे प्रकार के हाइफे को हम लोग बोलते हैं सीनोसाइटिक। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप है ये, विदाउट एनी सेप्टा इट इज गोइंग टू बी सीनोसाइटिक। ठीक है, ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेप्टेट अगर हो जाएगा तो पार्टीशंस प्रेजेंट होंगे, और पार्टीशंस के हिसाब से, पार्टीशन के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं के हिसाब से इसके नाम अलग अलग होंगे। अगर एक सिंगल न्यूक्लियस तो हम बोल देंगे मोनोकैरियोटिक, अगर 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज दिख रहा है हमको सेप्टा के अंदर तो हम बोल देंगे डाइकैरियोटिक, और अगर मल्टीपल दिख रहा है तो हम बोल देंगे मल्टी न्यूक्लिएट सेप्टेट। ठीक है, इसको सीनोसाइटिक मत बोलना, उसका कारण ये क्योंकि इसमें सेप्टा की प्रेजेंस है मल्टीपल न्यूक्लियस होने के बावजूद भी। सीनोसाइटिक तब बोलते हैं जब मल्टी न्यूक्लियस है लेकिन सेप्टा की प्रेजेंस नहीं है। तो आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर राइट नाउ, इजंट इट। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा फंगस जो होती है वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती है क्लोरोफिल की एब्सेंस के कारण, लेकिन फंगस कलरफुल हो सकती है क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स की प्रेजेंस हो सकती है। इट कैन बी रेड, येलो, व्हाइट, है ना, इट कैन बी ऑफ एनी डिफरेंट कलर, इट कैन बी ब्लैक एज वेल। ठीक है, देन फंगस की बात करें तो फंगस जो होती है उसको हम लोगों ने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में नहीं रखा, परंतु कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन वो जरूर शेयर कर सकती है।
हालांकि फंगस कभी भी अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसलिए हम उसको हमेशा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले बोलेंगे। फंगस जो है अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकती है किसी के ऊपर अटैक करके भी, जैसे कि पैरासाइटिक फॉर्म्स, ठीक है, या तो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से ले ले सैप्रोफाइटिक, या तो फिर वो किसी के साथ में एसोसिएशन में रह ले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है, और तुम मुझे रहने की जगह दे दो और फूड दे देना। आ रही बात समझ में? इस हिसाब से फंगस जो है सिम्बायोंट भी हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये आ गया। फिर हमने देखा फंगस के सेल्स कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, और स्यूडोमाइसीलियम हो सकता है, और सिनोसाइटिक हो सकता है, और सेप्टेट हो सकता है। मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हो सकता है, डाइकैरियोटिक सेप्टेट हो सकता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्टेट भी हो सकता है। माइसीलियम का मतलब होता है एंटेंगल्ड मास ऑफ हाइफे, हाइफे का मतलब होता है इलोंगेटेड स्ट्रैंड, ठीक है, ऑफ मल्टीपल सेल्स विच कैन बी हैविंग सम काइंड ऑफ पार्टीशन। सेप्टेट नो पार्टीशन, ठीक है, ए सेप्टेट, वेरी सिंपल। इतना आ गया, रिवाइज करवा दिया मैंने सबको, है ना। तो ये वाली चीज हो गई, ये वाला पॉइंट भी शायद क्लियर हो गया, फोटो देख के क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं सेप्टा। जब मैंने कहा ये एक पार्टीशन है, ये दूसरा पार्टीशन है, तीसरा पार्टीशन है, चौथा है, तो क्या इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेप्टेट्स के बीच में कोई पोर होते हैं, ठीक है, अपर्चर्स हो सकते हैं। वो पोर या तो सिंपल पोर हो सकते हैं, या वो कोई पर्टिकुलर लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं। तो पोर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो द सेप्टा बिटवीन द सेल्स मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स। ये जो सेप्टा की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वेयर इज द कर्सर हियर, ठीक है। तो जो सेप्टा की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के पोर्स हो सकते हैं। यहाँ वाला पोर देखो फर्स्ट डायग्राम में सभी लोग, ये सिंपल पोर नजर आ रहा है, कोई ज्यादा इसमें साइड में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स बने हुए नहीं है। लेकिन कुछ एक स्ट्रक्चर से डोलियोपोर हो गया, जैसे सेकंड वाला देखते हैं, ये डोलियोपोर, ठीक है। तो ये डोलियोपोर जो है ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है साइड साइड में, ठीक है ना, और इसके बीच में एक पोर बन रहा है, ठीक है। आया समझ में? इस हिसाब से पोर्स सिंपल हो सकता है, पोर डोलियोपोर हो सकता है। डोलियोपोर जनरली बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, जिसको बेसिडियोमाइकोटिना भी बोल सकते हैं, लेकिन रस्ट और स्मट में नहीं होता, ठीक है। रस्ट और स्मट जो है हम लोग इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे ना, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, तब मैं आप लोग को रस्ट और स्मट के फोटोग्राफ्स भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो सिंपल पोर किस में होता है? एस्कोमाइसिटीज में होता है और ड्यूट्रोमाइसिटीज में होता है। और डोलियोपोर किस में होता है? बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, लेकिन रस्ट और स्मट में नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि जो सेप्टेट हमने बनाए हैं, सेप्टा हमने बनाया, पार्टीशन बनाए हैं, उनके बीच में पोर की प्रेजेंस भी हो सकती है। सिंपल पोर हो सकता है, डोलियोपोर भी हो सकता है। डोलियोपोर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बट नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रस्ट एंड स्मट। However, ठीक है, we can say simple kind of pore can also be present in some of the forms, and examples are ascomycetes and the deuteromycetes, ठीक है। So this is done, the fifth point. सिक्स पे आ जाते हैं। क्या मैंने कहा प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एक शेयर करते हैं ये? यस, दे डू हैव अ प्रोटेक्टिव सेल वॉल, ठीक है। द प्रोटेक्टिव सेल वॉल वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल किंगडम, नो, प्लांट किंगडम, यस, ठीक है। एनिमल किंगडम में कभी भी सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट किंगडम में सेल वॉल होती है, फंगस में सेल वॉल होती है, ठीक है। और फंगस में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई बिल्कुल नहीं होती है, वो होती है काइटिन की बनी हुई, और काइटिन होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का एक पॉलीमर, होमोपॉलीमर, ठीक है। मैं यहां लिख दूं तुम्हारे लिए, काइटिन क्या होता है? काइटिन होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर, ठीक है, होमोपॉलीमर होता है काइटिन। सबने काइटिन सुना है क्या कभी भी? क्या ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा में भी होता है ना? उसी काइटिन की बात हो रही है, वही काइटिन इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आया समझ में? जो कि इनको एक हम बोल सकते हैं समवेयर रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। कितने लोगों ने सुना है मशरूम्स आर रिच इन प्रोटीन्स? एवर हर्ड दैट मशरूम्स आर रिच इन प्रोटीन्स? व्हाई? Because mushrooms have N-acetyl glucosamine, and mushrooms have N-acetyl glucosamines, that means they have N in them, the nitrogenous compound, ठीक है। and because of which मशरूम खाने से बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा,
और अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प होगी, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प होगी, ठीक है। इनमें हालांकि खुद प्रोटीन्स भी होते हैं पर बॉडी में प्रोटीन्स बनवाने की क्षमता भी होती है, ठीक है। ये हुआ 6th पॉइंट हमारा। 7th पे आ जाता है कि इनके पास सेल ऑर्गेनल्स होते होंगे क्या, ऐसा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अगर स्ट्रक्चर हम इस सेल का देखते हैं, फिर हम फोटोग्राफ पढ़ने के बाद उसका थ्योरी पढ़ेंगे। देखो तो हमें क्या क्या दिखता है, आउटसाइड पे जाएं तो फर्स्ट सेल वॉल सबसे बाहरी, ठीक है। फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो सेकंड नंबर पे, फिर आता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डेफिनेटली थर्ड नंबर पे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या दिख रहा है हमको, हमें दिख रहा है लिपिड ग्रैन्यूल्स स्टोरेज जैसे, ठीक है, जो कि रिजर्वायर की तरह काम करेंगे फूड स्टोरेज के लिए। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो सकता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, इनके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बेसिकली एक यूकैरियोटिक सेल के पास जो जो कंटेंट हो सकते हैं वो सारे कंटेंट इनके पास में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। तो हमें अगर देखना है, सेल्स जनरली कंटेन कलरलेस प्रोटोप्लाज्म, कलर नहीं होता क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। containing nucleus, of course, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, vesicles, microbodies, and everything which a eukaryotic cell can possess can be possessed by a fungal cell, ठीक है। but they are not having chlorophyll as a pigment, thereby the cytoplasm will not appear green in color, it will be a colorless protoplasm, okay। so this is done। next देखते हैं, the cells can be haploid, dikaryotic और diploid। इसका क्या मतलब है, ये वही है सेप्टेट वाली बात, ठीक है। अब इसको कैसे समझाते हूँ, देखो मैं इसको फोटोग्राफ से समझाऊंगी, हालांकि कोई बात नहीं, इसको हम लोग अभी रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में इसको दोबारा लेंगे, ठीक है। या ऐसे सिंपली समझ लो यार, कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं सेल बना रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, अपन रफ बना देते हैं। ओ किधर गया, ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या दिया, फंगल सेल है, अपन इसी में लिखते हैं ना यार। देखो ये है, जो कलर चेंज कर दो इसका, ठीक है। अगर ये सेल जो है ना, ये होता है एन, ठीक है, तो मैं इसको बोल देती हूँ हैप्लॉइड, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर मैंने बोल दिया होता ना कि ये है 2n, ठीक है, ये n था तो हैप्लॉइड, ये 2n है तो क्या हो गया, डिप्लॉइड। ये तो समझ में आ गया। अब तीसरा देखते हैं केस। तीसरा केस ये है कि अगर मैं एक न्यूक्लियस और बना रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना, अगर मैंने बना दिया होता एक और n वाला न्यूक्लियस, इधर यहाँ बना देते हैं, एक और न्यूक्लियस हो गया, तो मैंने कह दिया ये भी n है और ये भी n है, मतलब कि एक सेल में दो न्यूक्लियस एक समय पर प्रेजेंट हैं पर फ्यूज नहीं हुए हैं, तो हम इस स्टेज को बोल देंगे डाइकैरियोटिक। दैट इज वेरी सिंपल, विच कैन बी सेड एज n+n। डाइकैरियोटिक कैन ऑल्सो बी सेड एज n+n। -n+n करके क्रॉस मत कर देना प्लीज, ठीक है, मैथ्स वाले। ओके मैं भी मैथ्स वाली थी पर पहले देख लो ये अब बेटर, ठीक है। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और n+n। 9th रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो फंगस के बारे में रिप्रोडक्शन की जब बात करें, तब रिप्रोडक्शन के मोड्स हो सकते हैं या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि प्लांट के पास होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे कि प्रोटिस्ट के पास होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे कि एनिमल्स के पास होता है इसीलिए इनको ऐसे समझते हैं अपन, ठीक है, सबका मिक्सचर है ना। तो वेजिटेटिव मोड भी हो सकता है, एसेक्सुअल मोड भी हो सकता है, सेक्सुअल मोड भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मोड में नाम जनरली कैसे आते हैं, फिजन, बडिंग, वही सब। एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं हम लोग ये फिजन, बडिंग वगैरह, ठीक है। प्लांट किंगडम में भी हमारे सामने ये नाम आते हैं, बडिंग वगैरह, ठीक है। तो हमें वही देखना है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन और ओइडिया। इसमें एक अलग चीज आई ओइडिया, जो कि हम पहली बार देखेंगे, किसी और किंगडम में हमने अभी तक ये नहीं देखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन और ओइडिया के पहले फोटोग्राफ्स दिखाएंगे ताकि क्लियर हो जाए ज्यादा। फ्रेगमेंटेशन देखो, अब मैंने कह दिया ये हमारे पास एक हाइफल कॉलोनी है, हाइफे है, ठीक है। अब मैंने कह दिया हाइफे टूट गई, सपोज मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पहले जुड़ी हुई थी पर टूट गई, और टूट के ये टुकड़ा जो है ये अलग ग्रो हो गया, तो ये एक पूरा का पूरा नया माइसीलियम डेवलप कर सकता है। ये एक पूरा का पूरा नया, हम बोलेंगे कि फंगल एसोसिएशन डेवलप कर सकता है, एक पूरा नया का नया फंजाई डेवलप कर सकता है। इस प्रकार से जब भी होगा तो हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि प्लेनेरिया का फ्रेगमेंटेशन में हमने प्लेनेरिया बनाते हैं हमेशा, है ना, ऐसा। रफ एग्जांपल बना रही हूँ, देख
देख लो, ठीक है, ये प्लेनेरिया। तो मैं बनाती हूँ, ये ऐसे फ्रेगमेंटाइज हो गया लेट अस सपोज, ठीक है। तो मैं बोल देती हूँ कि इसी प्लेनेरिया से हमारे पास में 3 प्लेनेरियाज बन जाएंगे छोटू छोटू से, है ना, वही बात हो रही है। वैसे ही इसके पास में फ्रेगमेंट जितने होंगे ना उतने इनके ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। आ गया समझ में? तो फ्रेगमेंटेशन इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक एनिमल किंगडम। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग के केस में क्या होता है? बर्डिंग में होता है एक सेल, उस एक सेल से एक छोटा सा बड अराइज होता है और उस बड के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दे देते हैं, डिवाइडेड न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस 2 बन गए। एक न्यूक्लियस वो छोटे से बड में दे दिया और साइटोप्लाज्म दे दिया और उसको कॉन्स्ट्रक्ट करते गए टूट के अलग हो गया। कभी कभार तो बड टूट के अलग होता है, कभी कभार बड टूट के अलग नहीं होता, ठीक है। और जब बड टूट के अलग नहीं होता तो वो हमें ऐसा नजर आता है जो कि हमें ये स्यूडोमाइसीलियम नजर आया था सैक्रोमाइसिस में, याद करो ये वाला, ठीक है। तो अगर बड टूट के अलग नहीं हुआ और साथ में जुड़ा हुआ है, बर्डिंग हो रही है और साथ में जुड़ रहा है बड, तो कैसा हो जाएगा? स्यूडोमाइसीलियम बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बर्डिंग पॉसिबल है, बड अलग भी हो सकता है, बड जुड़ा हुआ भी रह सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तीसरा देखते हैं फिजन। फिजन के केस में क्या है? सिंपल है कि जैसे कि फिजन जनरली होता है अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन, वैसे टाइप का, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, डबल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कॉपी करेगा अपने आप को, फिर उसके बाद में एक कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप होगा सेल के बीचों बीच, ठीक है, और 2 सेल अलग हो जाएंगे, ये फिजन हुआ, ठीक है। वेरी सिंपल। एक आता है ओइडिया। ओइडिया में क्या होता है कि पूरे का पूरे जो हमारे पास सेप्टेट था, ठीक है, एक सेप्टेट हाइफे था, उसके सेप्टेट हाइफे के सेल्स अलग अलग हो गए, ओके, सेल सेपरेटेड। और ये सेल सेपरेटेड होके हर एक सेल की काबिलियत है कि वो पूरा नया फंजाई बना सके, इसको हम लोग बोलते हैं ओइडिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके पास में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ढेर सारे हो गए, अब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये रहा। Some forms belonging to the ascomycetes and the basidiomycetes multiply by breaking of the mycelium. टूट टूट के गिर गया, जितने फ्रेगमेंट हुए उतने माइसीलियम बन गए, वेरी सिंपल, ठीक है। बर्डिंग, some unicelled forms, जैसे कि मैंने सैक्रोमाइसिस बताया, multiply by budding. A bud arises as a papilla on the parent cell and then after its enlargement it separates into completely independent identity, ठीक है, और एंटिटी, और इट में नॉट सेपरेट ऑल्सो, जैसे कि मैंने बताया था कि वो चुपका हुआ भी रह सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, फिर आता है फिजन। फिजन में क्या है? तो फिजन में हमने देखा जैसे कि हमारे अमीबा में फिजन होता है, वैसे टाइप का फिजन है। फ्यू यूनिसेल्ड फॉर्म्स लाइक ईस्ट। अभी स्लाइम मोल्ड यहाँ पर आ गया, इसलिए मैं इसको कट कर देती हूँ, क्योंकि स्लाइम मोल्ड मैंने कहा था बिल्कुल फंगस की तरह होता है, पर फंगस में नहीं काउंट करना है, प्रोटिस्टा में काउंट करते हैं, हटा दिया, ठीक है। अ फ्यू यूनिसेल्ड फॉर्म्स लाइक ईस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ईस्ट में फिजन भी हो सकता है, ओके, बर्डिंग भी हो सकती है ईस्ट में बर्डिंग भी हो सकती है, ईस्ट में फिजन भी हो सकता है, ठीक है, बर्डिंग भी हो सकती है और फिजन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओइडिया, ये मैं तुम लोग को बताया अभी। इन सम माइसीलियल फॉर्म्स, देखो माइसीलियल फॉर्म्स जो है, द थैलस ब्रेक्स इनटू कंपोनेंट सेल्स। जो हमारे पास सेप्टेट सेल्स थे वो सब कंपोनेंट सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ईच सेल देन राउंड्स अप इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओइडियम। वो जो सिंगल सेल्स बन रहे हैं ना टूट टूट के, उनको हम ओइडियम बोल देंगे। एंड दे में जर्मिनेट इमीडिएटली टू फॉर्म अ न्यू माइसीलियम, वेरी सिंपल। ये इंडिविजुअल सेल का मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना फोटोग्राफ में, देखो ये ओइडियम हो गया, ये सारे के सारे सेल्स क्या कहलाएंगे? ओइडियम, ठीक है क्या। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? तो हम लोगों को फंगस के बारे में काफी बातें समझ में आई हैं आज, ठीक है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है हेटेरोट्रॉफिक सेल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेप्टा के रिस्पेक्ट में, पोर हो सकते हैं कि नहीं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर, ये देखते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रहा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ जो है मोड जो है, इसमें डिफरेंट स्पोर्स हमें मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो स्पोर्स अलग अलग टाइप के बनते हैं और इसीलिए मैं आप लोगों को पहले फोटोग्राफ दिखाऊंगी स्पोर्स की, फिर उसके बाद हम लोग इसका जब थ्योरी पढ़ते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी इजी थिंग, राइट, है ना। तो यहाँ देखते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो कुछ एक चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पहले हम देखते हैं जू स्पोर्स, ओके। अब जू स्पोर जो स्ट्रक्चर है वो जू स्पोरेंजियम से निकला, जू स्पोरेंजियम से स्पोर्स लिबरेट हो गए, ठीक है। ये जू स्पोर जो कहला रही ना, इसमें देखो आप लोगों को फ्लेजिला नजर आ रहा होगा, कहाँ गया ये रहा, ये फ्लेजिला नजर आ रहा है, ठीक है, बाय फ्लेजिलेटेड सेल्स दिख रहे हैं, राइट। ये एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सेल्स हैं मोटाइल। फ्लेजिलेटेड सेल्स कैसे हो जाएंगे? मोटाइल नेचर के।
तो ये सेल्स हो गए मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। तो जू स्पोर्स आर कॉल्ड एज मोटाइल स्पोर्स रिलीज फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जू स्पोरेंजियम, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ हम लोगों को स्पोरेंजियम एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर नाम के स्टॉक के ऊपर जुड़ा हुआ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्पोरेंजियम से जब स्पोर्स रिलीज होते हैं तब उनको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये मोटाइल स्पोर्स नहीं है, तो हम इनको बोल देंगे इमोटाइल या नॉन मोटाइल, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर्स आर स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। इतना आया समझ में, तो ये हो गया सेकंड वाला हमारा। तीसरा हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर से स्पोर लिबरेट नहीं हो रहे, ठीक है, ऐसे करके नहीं लिबरेट हो रहे। इनफैक्ट कॉर्नर कॉर्नर के एक्सट्रूजन्स हो के स्पोर बन रहे हैं, मतलब कि एक हाइफे है, ओइडिया ऐसे बिल्कुल, ठीक है। एक हाइफे है और उसके कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपर पोर्शन और एक एक स्पोर बन रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और स्पोर बन रहा है, स्पोर बन रहा है। ऐसे स्पोर्स की पूरी रो बन जाए तो हम बोल देंगे कोनिडिया है, ठीक है। कोनिडिया बिल्कुल चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, कोनिडिया, ठीक है। तो ये हो गया कोनिडिया। कोनिडिया में जर्मिनेट कर जाएगा इमीडिएटली और नया मतलब हम बोलेंगे कि पूरा फंगस को राइस दे सकता है। तीन बातें हमने समझी ए सेक्सुअल मोड में। ये वेजिटेटिव मोड नहीं है, ये है ए सेक्सुअल मोड, जहां पर जैसे कि इंटरनल बर्डिंग हम देखते हैं फाइलम पॉरीफेरा के अंदर, गेम्यूल फॉर्मेशन, आर्कियोसाइट लिबरेट हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी जूस्पोर्स लिबरेट हो रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स लिबरेट हो रहे हैं और कोनिडिया की पूरी चेन बनके कोनिडिया भी लिबरेट होके जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए प्लीज सभी लोग, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। नाउ आर यू ऑल एबल टू सी दैट दिस इज अ स्पोरेंजियो, वी कैन से ओके स्पोरेंजियम, दिस वन, यहाँ से चालू करते हैं वन, ठीक है। स्पोरेंजियम डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट होके इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स बन गए, अंदर बहुत सारे दिख रहे हैं, ये ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स, दीज आर ऑल स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स लिबरेट हो गए जब स्पोरेंजियम रप्चर हुआ, तब रप्चर होने के बाद स्पोरेंजियोस्पोर्स एनवायरनमेंट में चले गए। एनवायरनमेंट में जाने के बाद जब उनको सूटेबल कंडीशन मिली तब उनमें एक जर्म ट्यूब फॉर्म हुई। जर्म ट्यूब फॉर्म होने के बाद उसमें एक हाइफे बना, हाइफे एक पूरा की पूरा कॉलोनाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा नीचे की तरफ माइसीलियम जैसा, और फिर उसमें नए स्पोरेंजियोफोर डेवलप होंगे, स्टॉक्स, इनको क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। जो ये स्पोरेंजियोफोर डेवलप होंगे ना, इसके उनका मैच्योरेशन होके और फिर इनके अंदर कोलेमेला फॉर्म होगा इस प्रकार से, ठीक है। और फिर फाइनली हमारे पास एक स्पोरेंजियम बन जाएगा दोबारा। स्पोरेंजियम के अंदर फिर से स्पोरेंजियोफोर्स स्पोर्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करेंगे और इसी प्रकार से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी रिप्रोडक्शन की। यह है एक ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ से चालू करते हैं फर्स्ट से पढ़ना। हमने पहले देखा स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कि ये वाला था कॉर्नर पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसको देखो, दीज आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स, जैसे कि मैंने बताया ये मोटाइल नहीं होते, कोनिडिया भी मोटाइल नहीं है, स्पोरेंजियोस्पोर भी मोटाइल नहीं है, जूस्पोर मोटाइल है, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनको ए प्लानोस्पोर्स बोलते हैं। ए प्लानोस्पोर्स बेसिकली जनरली होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, ओके। ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल वंस, ठीक है। सेकंड देखो जूस्पोर्स, दे आर थिन वॉल्ड बट मोटाइल स्पोर्स, ठीक है, फॉर्म्ड इन जूस्पोरेंजियम। एग्जांपल है इसमें इन पाइलोबिलस, ठीक है, जो कि एक स्टिकी मास होता है। इसका भी फोटो मैं आप लोग को दिखाना रह गया, चलो कोई बात नहीं, इसको अगले क्लास में मैं जरूर ले लूंगी। इसमें भी बहुत सारे स्पोर्स डिस्चार्ज होते हैं एज सिंगल यूनिट, ठीक है। ये हो गया जूस्पोर, ये देख लो जूस्पोर, ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे इसमें। कोनिडिया, इन सम फंजाई द स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड इनटू स्पोरेंजियम, जैसे कि हमने देखा इनफैक्ट मास ऑफ सेल्स बन रहा है एक्सट्रूजन से एक तरीके से, ठीक है। दे आर बॉर्न फ्रीली ऑन द टिप्स ऑफ स्पेशल ब्रांचेस कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स, जो कि हमें ये ब्रांच नजर आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर, ये रहा, ठीक है। और द स्पोर्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज कोनिडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कोनिडिया को थैलोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, या ट्रू कोनिडिया भी बोल सकते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये डिफरेंशिएटेड बात है, ये हम लोग इंडिविजुअल क्लास में पढ़ेंगे रादर देन हम यहाँ पर इसको पढ़ें, ठीक है। तो हमारी कितनी बातें समझ में आ गई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मोड में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, बर्डिंग पॉसिबल है, फिजन पॉसिबल है और ओइडिया बनना पॉसिबल है। और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स पॉसिबल है नॉन मोटाइल वाले, जूस्पोर्स पॉसिबल है मोटाइल वाले, और कोनिडिया पॉसिबल है जो कि किसी इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं बनते हुए इनफैक्ट किसी ना किसी कोनिडियोफोर के
कॉर्नर्स पे बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक पूरी कोनिडिया की चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और साथ ही में हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे फंजाई की इंडिविजुअल डिटेल्स कंपैरेटिव चार्ट बना के, क्योंकि ज़्यादा एलैबोरेशन ना हो और लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ना छूटें। ठीक है, सो बाय एवरीबॉडी, वी विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर नाउ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बी वेरी मच एंथुसियास्टिक इन शेयरिंग द लेक्चर्स। ओके, बाय एवरीवन।